लड़के के दादाजी हैं जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल है, उन पे आपने एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने आपके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करा है और सेक्सुअल फेवर वो मांगते हैं। इस तरीके का आपने एलिगेशंस लगाए थे, इस बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार सभी को, आई एम एडवोकेट प्रशांत और आज का ये पॉडकास्ट काफी स्पेशल होने वाला है एज इट इज रिलेटेड टू डाइवोर्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और फैमिली डिस्प्यूट। आज मेरे साथ है शिप्रा। आज हम उनसे जानेंगे किस वजह से, क्या क्या उनके साथ हुआ, क्या उन्होंने फेस किया कि अल्टीमेटली उनका डाइवोर्स हुआ। इस वीडियो में आप जानेंगे फैमिली कोर्ट किस इंटेंट के साथ ऐसे केसेस को देखता है, कैसे फेक एलिगेशंस लगाए जाते हैं, मेंटेनेंस कैसे दिया जाता है, एलिमनी कैसे डिसाइड होती है। इसके अलावा जो भी कोर्ट्स की प्रोसीडिंग होती है वो आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो काफी जानकारी देगा आपको। हेलो शिप्रा। हेलो सर। थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए। आप थोड़ा सा मुझे अपना बैकग्राउंड बताएंगे कि फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या रहा है? मेरे मायके में मम्मी पापा हैं और एक भाई है, और ससुराल में दादा दादी हैं और हस्बैंड है और उनकी मम्मी है और उनकी सिस्टर है जिनकी शादी पहले से ही हो रखी थी। ओके, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2018 में हुई थी। आप थोड़ा अपनी शादी की डिटेल्स दीजिए। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, मम्मी पापा ने ही ढूंढा था। ब्रांच मैनेजर थे डोमिनोज में, दोनों की रजामंदी से शादी हुई थी। मैं तब 21 साल की थी और वो 25 साल के थे। मेरे हस्बैंड के फादर की डेथ तब 15 साल पहले ही हो गई थी। Okay. और उसी कारण सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे ही आ गई थी। ग्राउंड फ्लोर पे सारी फैमिली रहती थी और फर्स्ट फ्लोर में मेरे हस्बैंड और मैं। शिप्रा जी, आप मुझे बताइए फिर आपकी शादी में प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई? जी, जब डिनर बनाना पड़ता था बहुत लेट हो जाता था और मेरी मदर इन लॉ वो मॉर्निंग वॉक से 6 बजे ही आ जाती थी। ओके। और फिर मेरे को उनके लिए चाय बनाना पड़ता था, बहुत सुबह जल्दी उठना पड़ता था। तो घर का सभी काम आप ही करते थे? नहीं, मेड थी जो डस्टिंग और बाकी का काम देखती थी, पर खाना मेरे को ही बनाना पड़ता था। घर के सभी मेंबर्स के लिए? हाँ, सारे मेंबर्स के लिए अकेले मेरे को ही बनाना पड़ता था। तो क्या आपको शादी से पहले इन्फॉर्म करा था कि आपको ये सब काम करना होगा? हाँ, थोड़ा बहुत तो मम्मी पापा ने बताया ही था, पर तब मैं इतनी यंग थी कि मेरे को पता नहीं था कि इतना हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए, और घर का इतना काम होता था कि मैं अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस करती थी? पैसे की बहुत दिक्कत होती थी। जो हस्बैंड थे उन्होंने लोन लेके उनकी बहन की शादी करवाई थी। ओके। तो उसका लोन भरना पड़ता था। सारा खर्चा उनकी माँ दादा दादी पे चले जाता था। उसी वजह से मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं था। तो सोर्स ऑफ इनकम बस आपके हस्बैंड ही थे उस फैमिली में पूरी? जी, वो इकलौते थे जो कमाते थे। आप मुझे ये बताइए, ऐसी कोई बात उनकी, कोई ऐसा प्रॉमिस उनका जो उन्होंने शादी से पहले आपसे किया हो और बाद में वो झूठा साबित हुआ हो? ऐसा उन्होंने कुछ छुपाया तो नहीं था, पर उन्होंने ये मेरे को बताया नहीं था कि इतना सारा काम होगा कि मेरे लिए ही टाइम नहीं मिलेगा मुझे। बहुत ज्यादा काम होता था। ओके। प्राइवेसी का भी बहुत इशू रहता था। मेरी एक दोस्त बनी थी तभी, उसी वक्त मैं उनके यहाँ तो जा पाती थी, पर मेरे को कभी नहीं हो पाता था कि मैं उन्हें बुला पाऊँ। क्यों नहीं बुला सकते उन्हें? क्योंकि फैमिली में प्राइवेसी का इशू था, वो कुछ सोचते मेरे बारे में, इसीलिए। ओके। यही प्रॉब्लम फिर बार बार बढ़ने लग गई। हुआ क्या था कि मेरे को लगता था कि मेरी फ्रेंड और मैं एक जैसे ही हैं, वो भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, हम भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उनको धीरे बोला कि घर कहीं और देख लेते हैं, लेकिन वो माने नहीं और उनको अपनी फैमिली के साथ ही रहना था। तो मेरे को अपने फ्यूचर का भी देखना था, बच्चों का भी देखना था कि अलग से लाइफ हम कैसे जी सके और अच्छे से कैसे जी सके। तो वहां पर आपने आसपास कोई फ्रेंड्स का ग्रुप नहीं बनाया जो आजकल हमने देखते हैं? वहाँ ऐसा माहौल ही नहीं था कि मैं दोस्त भी बना पाऊँ, और अगर मतलब बनाऊँ भी तो बहुत सवाल पूछे जाते थे मुझसे कि कौन आया है। थोड़े टाइम बाद ऐसे ही हो जाता था कि दोस्त ही बोल देते थे कि अगर आएंगे भी तो क्या ही कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एंजॉय तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि घर का माहौल ही बहुत खराब सा रहता तो था। आपका फ्लोर तो अलग था ना? हाँ, फ्लोर अलग ही था, बट जब वो आते थे बहुत सवाल जवाब पूछे जाते थे उनसे, तो थोड़े टाइम बाद वो ही खुद से बोल देते थे कि हम ना ही आना पसंद करेंगे। तो क्या आपने कभी अपने हस्बैंड को इसके लिए कन्विंस नहीं करा कि चलो हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं, थोड़े से बाहर रहते हैं, इस लोकेलिटी से थोड़ा सा बाहर रहना पसंद करेंगे? मैंने तो बहुत कन्विंस करने की कोशिश की थी उन्हें। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनके दादा दादी बिल्कुल भी वहाँ से जाना नहीं चाहते थे, कि 50 साल से वो वहीं रह रहे हैं, तो वो अपनी फैमिली को छोड़ के बिल्कुल नहीं शिफ्ट होना चाहते थे। मैंने उन्हें ये भी बोला था कि हम रेंट पे ले लेते हैं, बट उन्हें वो भी मंजूर नहीं। घर में इतनी प्रॉब्लम बढ़ने लग गई कि मैंने अपने पापा को बताना शुरू किया, भाई को भी बताना शुरू किया,
तो इसी कारण वो घर आए थे मामले को सुलझाने के लिए। लेकिन जब वो आए थे, दादा दादी इतना चिल्लाना शुरू कर दिया था उन्होंने, पापा पे चिल्लाने लग गए थे। ओके। इसी कारण और बात बिगड़ गई। पर वो ठीक है। आए थे मामला को सुलझाने के लिए। जब लड़ाई बहुत ज़्यादा होने लग गई तो उन्होंने बोला कि अभी तो तुम हमारे साथ ही चले जाओ, क्योंकि दादा दादी तब इतना चिल्लाने लग गए थे कि तब वो मेरे को ले जाना ही सही समझ रहे थे। तो आप फिर उनके साथ चले गए? हाँ, मैं तब उनके साथ चले गई तो थी। जब ये झगड़ा वगैरह आपके फैमिली में हुआ था तब आपके हस्बैंड भी थे वहां पर? तब हस्बैंड नहीं थे, मैं उन्हें बिना पूछे ही चले गई थी। जब मैं अपने घर चले गई थी तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया था और वो बहुत गुस्सा हो गए थे। कह रहे थे कि तुम बिना पूछे कैसे जा सकती हो। उनके यहाँ बहुत बातचीत हो रही थी मेरे बारे में, तो इसी वजह से वो बहुत गुस्सा हो गए थे कि फैमिली की बदनामी हो गई है, तुम बिना बताए। तो अभी 15-20 दिन हो चुके थे लड़ाई को, और घर पे हमने डिस्कस किया था कि अभी लड़ाई को सॉर्ट आउट करते हैं। फिर 2-3 जने मिलके हम उनके घर गए थे, पर उधर मामला ठीक ही नहीं हो रहा था। हस्बैंड अड़े रहे कि ये बिना बताए कैसे जा सकती है, और इसी वजह से मेरे भाई भी बहुत गुस्सा हो गए थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारी औकात ही नहीं है तो तुमने इसे क्यों रखा, ये हमेशा यही थोड़े करते रहेगी कि खाना बनाते रहेगी और घर की देखभाल करते रहेगी। हमें लगा था कि तुम अच्छा खासा कमाते हो और तुम देख लोगे हर चीज, पर तुम ये कर ही नहीं पाए। और मेरे हस्बैंड और भाई की और तू मैं होने लग गई, तो मामला और बिगड़ गया और लड़ाई होने लग गई। बाहर वाले भी कहने लग गए कि अभी बात को दबा के रखो, इससे अच्छा अभी के लिए तुम घर ही चले। धीरे धीरे इसी लड़ाई को 2-3 महीने हो चुके थे। हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड चाहते थे कि हम सबके सामने माफी मांगे ताकि जो बेइज्जती हुई है भरपाई हो सके उस चीज की, पर हम ये करना नहीं चाहते थे क्योंकि मेरे भाई और मैंने जब हम गए थे हमारी कोई खास गलती नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे हम सबके सामने आके माफी मांगे। हम माफी नहीं मांगना चाहते थे क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात थी, सुन लेते उनकी तो ये और हम पे प्रेशर डालना शुरू कर देते। तो इसी दौरान रिश्तेदारों ने हमें बोला कि इन पे केस ही डाल दो, क्योंकि वो तुम्हें वापस भी लेने आ जाएंगे और माफी भी मांग लेंगे। बिना कुछ सोचे समझे हमने उन पे केस ही डाल दिया, क्योंकि मामला इतना बिगड़ चुका था कि उस वक्त यही लगा था कि केस ही डालना सही होगा। शिप्रा जी, जैसा आप जानती हैं कि इस केस में आपके हस्बैंड का लॉयर मैं था, और अगर मैं उनकी फाइल पढ़ूं तो आपने उनके खिलाफ 498A का, डोमेस्टिक वायलेंस का, 406 का, इसके अलावा क्रुएल्टी के, डाउरी के, और बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं उनकी सिस्टर पे भी डाला। उसके साथ साथ उनके जो दादाजी हैं उनके खिलाफ भी केस डाला कि ये मेरे से सेक्सुअल फेवर मांगते हैं, ने ऐसा कुछ उसमें लिखा था। जैसा कि आपने मुझे अपना सारा बताया, अपना पास्ट, तो उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं। वैसे तो मेरे को जानकारी नहीं थी इसके बारे में, पर जब मैंने पेपर देखा और ये सारे एलिगेशंस देखे थे तब मैंने उनसे पूछा था कि ये सब तो सच है नहीं, पर उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सब करना जरूरी है, तभी वो तुम्हारे पास आके तुमसे माफी मांगेंगे और ये केस स्ट्रांग बन पाएगा। तब उसी वक्त मैं यही चाहती थी कि मैं वापस अपने घर जा पाऊं। तो मैं मान गई थी और मैंने साइन कर दिए थे ये सारे एलिगेशंस। केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने क्या उनके कंपनी में बताई थी जहां पर वो जॉब करते थे? हाँ, हमने वहाँ पे भी उन्हें बताया था। ये हमने इसीलिए किया था ताकि उन पे और प्रेशर पड़े, क्योंकि जॉब के रिलेटेड कुछ है तो वो सीरियसली तो लेंगे ही। ओके। ऐसे केसेस में जहां पर 498A होता है तो लोगों को ये डर होता है कि मेरा अरेस्ट ना हो जाए, मेरी जॉब भी चली जाएगी। द थिंग इज, अगर हम देखें जैसी जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट्स की, अनिश कुमार है, उसके बाद सत्येंद्र रंटील है, तो अरेस्ट का चांसेस इज लेस देन 1%। बस आपको कंप्लाइंस करना है उन जजमेंट्स का। इसके साथ साथ लोगों को ये डर होता है कि मैं केस तो लड़ लूंगा बट मेरी जॉब ना चले जाए केस से लड़ते हुए, तो इसका बचाव कैसे होगा? टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके खिलाफ ऐसे केस होते हैं तो आप अपने सीनियर के पास जाइए, तो सारी इन्फॉर्मेशन खुद दीजिए, उन्हें बताइए कि मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं मेरे खिलाफ जो हुए हैं। आप यकीन करना कि आपकी उस कंपनी में ही काफी सारे लोग होंगे जो ये फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, तो ये काफी कॉमन हो चुका है। अगर आप सब कुछ शेयर करेंगे ऐसा नहीं होगा कि वो आपको जॉब से निकालें। उनके खिलाफ एक और सेक्शन आपने लगाया था 406, वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसमें आपने बताया था कि जो आपकी ज्वेलरीज थी, स्त्री धन था, वो उन्हीं के पास है। तो जब पहली बार लड़ाई हुई थी मैं सारा जो ज्वेलरी था अपने साथ ही ले आई थी। वो आपके पास था? हाँ, मैं ले आई थी। तो फिर वो क्यों लगाया था आपने? मेरे को ज्यादा जानकारी तो थी नहीं इस बारे में, पर मैंने जो सबने बोला था उनकी सुन के मैंने बस हाँ बोल दिया था। ओके। ऐसे केसेस में 406 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कि स्त्री धन के लिए बात आती है, तो आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं?
सबसे पहले तो अगर ऐसे आपके फैमिली में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो आप उन ज्वेलरीज को अपने पास रख लें। और इसका एक प्रोसीजर है, जब आप CAW सेल जाएंगे, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, जब उनके पास आपकी मीटिंग होगी मीडिएशन में, आप वहां पर सभी वो दें, आप सभी की डॉक्यूमेंट्स बनाएं, सिग्नेचर्स कराएं और वहां पर रिसीविंग ले उसकी। ये सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा अगर कोई लड़की है या उनके फैमिली मेंबर है वो जबरदस्ती लेकर जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप उसकी वीडियो बना लें कि आपके लिए वो फ्यूचर में एक प्रूव हो जाए कि ये सारा सामान यहाँ ले जा चुकी है। इसके साथ साथ अगर वो आपको ये पता लगता है कि वो कुछ सामान लेकर चली गई है, कुछ ज्वेलरीज लेकर चली गई है और कुछ आपके पास है, तो आप CAW सेल में जाकर उनकी लिस्ट बनाइए जो भी ज्वेलरीज आपके पास है और वो सबमिट कराइए। इससे आपका इंटेंट पता चलता है कि आपका इंटेंट है देने का, और जो भी आपके पास थी वो आपने वापस कर दी। जब मैंने आपकी पिटीशन पढ़ी तो उसमें आपने एलिगेशन उनकी सिस्टर पे भी लगाए थे जिनकी शादी हो चुकी है, दूसरे घर जा चुकी हैं, कि उन्होंने भी आपके साथ मारपीट की थी। जी हाँ, पर उस समय मेरे को जानकारी नहीं थी इस बारे में, बस लड़ाई के समय नोकझोंक हुई थी, उससे ज्यादा तो कुछ उसमें नहीं। तो मारपीट का भी लिखा हुआ था। द थिंग इज, इनके केस में जब ऐसा हुआ था, जो इन्होंने डेट ऑफ इंसिडेंट लिखा है, फिर जो लड़के की सिस्टर है के व्हाट्सएप में देखा तो इन दोनों की चैट थी, वो काफी अच्छे से बात करते हुए दोनों की चैट थी। ये प्लानिंग कर रहे थे कि दीदी इसको कैसे ठीक किया जाए और ये सब दिक्कतें हो चुकी हैं। तो अगर कोई किसी के साथ मारपीट करता है तो वो इंसिडेंट को जरूर लिखता है, वो या वो बताता है या फिर वो बात ही नहीं करता। तो आप अगर कोई झूठी कहानी लिखते हैं तो हो सकता है वो कुछ दिन काम कर पाए, लेकिन अल्टीमेटली जब वो आगे प्रोसीड करता है कोर्ट में तो कहीं ना कहीं जाके वो डिफीट आपको मिलती रहेगी। इसलिए आपको हमेशा केस अपने मेरिट पर लड़ना चाहिए। एक सवाल आपके बीच में भी आता होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं, व्हाट्सएप चैट हो गई, कॉल रिकॉर्डिंग्स हो गई, वीडियो हो गई, क्या ये हम कोर्ट्स में सबमिट कर सकते हैं? तो इंडियन एविडेंस एक्ट में 65B का सर्टिफिकेट लगाकर आप ये सभी एविडेंसेस को इकट्ठा करके कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं और ये एडमिसेबल होते हैं। आपने ये पूरी कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई थी और इसमें एक इंसिडेंट था जिसे बताते हुए मुझे काफी दुख हो रहा है, जिसमें आपने मेंशन करा था कि जो लड़के के दादाजी हैं जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल है, उन पे आपने एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने आपके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करा है और सेक्सुअल फेवर वो मांगते हैं। इस तरीके का आपने एलिगेशंस लगाए थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बात का तो मुझे आज तक दुख है कि मैंने ऐसा कुछ किया और इन पे ऐसे एलिगेशंस लगाए, क्योंकि वो बहुत दुखी थे इस बारे में। वो दिन मुझे आज भी याद है जब दादाजी मेरे पैरों में पड़कर हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि बेटी ऐसा झूठा इल्जाम तो मत लगाओ वरना मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। पहले ही समाज में इतनी थू-थू हो चुकी थी कि मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस बात का बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई थी क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बस उधर से ले गए थे। ओके, आई स्टिल रिमेम्बर उस इंसिडेंट के बाद जो आपके हस्बैंड थे वो मेरे ऑफिस आए थे और सब कुछ बताया उन्होंने, किस तरीके से जो उनके दादाजी हैं वो आपके पैरों में पड़े और सभी लोगों के सामने, कोर्ट के सामने उन्होंने माफ़ी मांगी। जब उन्होंने मुझे ये सब बताया तो उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे एक ही गुजारिश की कि सर, लाइफ में मैंने इतना कुछ किया बस अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि वो समाज के सामने सही से रह पाएं। और आज मैं देख रहा हूँ कि वो एक लड़की के सामने गिरकर माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया था तब कि सर, अब कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की के साथ नहीं रहना चाहूँगा, आप कुछ भी करो, मुझे डाइवोर्स दिलाओ। इसमें लोगों का एक ओपिनियन ये भी बनकर आता है कि ये सब स्टोरीज वगैरह एक डाइवोर्स लॉयर ही लिखवाता है। द थिंग इज, उस पर इतना प्रेशर डाला जाता है, उससे ये उम्मीदें रखी जाती हैं कि आप बाय हुक एंड क्रूक कैसे भी आप इस केस को हमारे फेवर में लाइए। तो क्या आपने मेंटेनेंस के लिए कि आपको मंथली एक्सपेंसेस मिले, उसके लिए भी कोई केस डाला हुआ था? जी हाँ, डाला था। ओके, ऐसे केसेस में लोगों के काफी डाउट रहते हैं कि इसमें मेंटेनेंस कितना मिलेगा। इफ समवन इज अर्निंग 1 लाख तो लड़की को उसका कितना मेंटेनेंस मिलेगा, कितने % मिलेगा? यूजुअली ये 1/3 1/4 होता है कि 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार रुपए भी जा सकता है, इतना मेंटेनेंस मिले। तो आप मेंटेनेंस कैसे कम करा सकते हैं, उसके क्या प्रोविजंस हैं? तो सबसे पहले, अगर वो खुद अर्न करती है, अगर वो जॉब है उसकी या कोई इनकम का सोर्स है, तो उसको मेंटेनेंस फिर कम मिलेगा। या फिर एडल्ट्री, अगर आप कोर्ट में ये प्रूव करते हैं कि ये एक ऐसे रिलेशन में थी, एडल्ट्री में थी, तो कोर्ट तब भी डिनाई कर सकता है। थर्ड, लोग ये मानते हैं कि अगर वो खुद आपको छोड़कर जाती है तो वो मेंटेनेंस का हकदार नहीं होती। बट द थिंग इज, जब वो कोर्ट में पिटीशन डालते हैं तो वो ये बताते हैं कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा हुआ था कि मुझे मजबूर किया गया था कि मैं ये छोड़ दूं। आपके केस में एक न्यू फैक्ट ये भी आया था, आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी परचेज की गई थी आज से 5 साल पहले, जो आपके फादर ने की थी। हालांकि उस प्रॉपर्टी का जो भी रेंट वगैरह आता है वो आपके पेरेंट्स ही रखते थे,
बट वो आपके नाम थी। कोर्ट ने उसको कंसिडर करा कि ये आपकी एक पर्सनल इनकम है, ये आपकी प्रॉपर्टी है और आपका मेंटेनेंस कम किया। इसके अलावा अदर प्रोविजंस भी हैं जिसमें आप मेंटेनेंस कम करा सकते हैं। अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो कोर्ट से एक मेंटेनेंस फिक्स करा लेते हैं आपसे, तो उसके बाद आपको जो अदर मेंटेनेंस है, जैसे वाइफ को देना है, वो भी कम हो सकता है। कोर्ट उसको भी कंसीडर करेगा कि ये इंसान अपने पेरेंट्स का भी मेंटेनेंस देता है, तो आपके वाइफ का जो मेंटेनेंस हो जाएगा वो कम हो जाएगा। और डाउरी डिमांड एंड क्रुएल्टी उन पर लगा था 498A। और अगर मैं आपको 498A बताऊं, इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 3 years। बट अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट आने के बाद, उसके बाद 2022 में सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस CBI की जजमेंट आने के बाद इसमें अरेस्ट नहीं होता है अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। द थिंग इज, लोग इससे बियॉन्ड जाने लगे हैं। वो ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 years से ज्यादा हो, जिसमें इजीली अरेस्ट हो पाए। फिर कोर्ट्स ने इसको एनालाइज करा, इसको जाना, और इसमें काफी सारे केसेस में कोर्ट्स के जजमेंट्स आने लगे हैं कि आप बस एक कोई फेक एलिगेशंस लगाकर, कोई भी सीरियस फेक एलिगेशंस लगाकर आप अरेस्ट के लिए डिमांड नहीं कर सकते। एटलीस्ट कोई चेन ऑफ एविडेंस होनी चाहिए, कोरोबरेटेड एविडेंसेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा मार पिटाई करी, एटलीस्ट जब वो हुआ था तो क्या आपने उसके बाद मेडिकल कराया अपना, आप डॉक्टर के पास गए, या आपने उससे बचने के लिए पुलिस को कॉल की? तो एक चेन ऑफ एविडेंस बनना जरूरी है। इसलिए अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई केस होता है तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गलत नहीं किया है तो आप इसमें एट द लास्ट फ्री हो जाओगे। 498A को IPC में ऐड किया गया था 1983 में। उसका पर्पस था कि वीमेन के साथ उस टाइम पर जो एट्रोसिटीज हो रही थी उनके वेलफेयर के लिए इसको ऐड किया गया था। बट अब इसका मिसयूज इतना ज्यादा हो चुका है कि इससे इफेक्ट वीमेन ही हो रही हैं। वो कौन हो रहे हैं? जिनके केस सीरियस होते हैं, जिनके केस जेन्युइन होते हैं, आज वही सफर कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में यही इमेज बनी हुई है कि ये केस झूठे ही होंगे, तब इन्होंने इतने सारे केस और 498A इस लड़के पर लगाया है। इसके साथ आपने काफी केसेस में देखा होगा कि जो फैमिली में रिलेटिव्स होते हैं, जो आपको सपोर्ट देते हैं, उनको भी ऐसे केसेस में एक्यूज बना दिया जाता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 की जजमेंट है, जिसमें बताया गया है इफ देयर इज नो स्पेसिफिक एलिगेशंस तो आप उनको पार्टी ना बनाएं और वो ट्रायल फेस नहीं करेंगे। फाइनल सेटलमेंट के लिए जो भी एलिमनी आपने डिमांड किया था, क्या वो आपको याद है आपने कितना करा था? जी, कुछ 70-80 लाख। ओके, और जो सेटलमेंट हुआ था लास्ट आपका, उसमें आपको अमाउंट कितना मिला था? 30 लाख मिले थे। आपको 30 फाइनल पेमेंट ये मिली थी डाइवोर्स के लिए। ओके, तो लोगों का ये भी सवाल रहता है कि ये जो हमारा फाइनल सेटलमेंट होता है, एलिमनी होता है, इसको हम कम कैसे कराएं? क्योंकि सभी केसेस में ये होता है, ये काफी ज्यादा मांग की जाती है, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो आप इसको कम कैसे करा सकते हैं? इसके भी काफी सारे प्रोविजंस हैं जो फैक्ट्स टू फैक्ट्स केसेस में डिपेंड करते हैं। जैसे इनके केस में अगर हम देखें, ऐसे केसेस में आप दूसरी पार्टी पर प्रेशर डालकर ही एलिमनी अमाउंट को कम करा सकते हैं। तो जैसे इनके केस में इन्होंने फेक एलिगेशंस लगाए थे रिलेटिव्स पर, इनकी सिस्टर पर, तो उन्होंने एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी की इनके खिलाफ। उसके साथ साथ सिविल सूट फॉर डैमेजेस ये भी करा। क्रिमिनल कंप्लेंट आप डेफेमेशन का भी कर सकते हैं, 211 का भी कर सकते हैं कि फेक एविडेंसेस दिए हैं मेरे खिलाफ। हालांकि जो क्रिमिनल कंप्लेंट होती है उसकी सुनवाई इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन अगर आप सिविल सूट डालेंगे तो उसकी सुनवाई जल्दी होगी डैमेजेस के लिए, और दूसरी पार्टी पर प्रेशर भी बनेगा। जब इनके खिलाफ प्रेशर बना सेटलमेंट के लिए तो एट द लास्ट ये टेबल पर बैठे और इसका सेटलमेंट डिसाइड हुआ। शिप्रा जी, आप मुझे ये बताइए कि आप ये वीडियो बनाने के लिए क्यों तैयार हुए? पहली बात तो मैं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। जो मेरे साथ हुआ है तब मैं सिर्फ 21 साल की थी। जो लड़ाइयाँ थी बहुत छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी, जो टाइम के साथ साथ बहुत बढ़ चुकी थी। सही गाइडेंस के साथ ये सब ठीक भी हो सकता था, लेकिन रिश्तेदार इतना टॉन्ट मारना शुरू कर दिए थे कि मैं कुछ कर नहीं पाई थी। और आज जब मैं देखूं वो रिश्तेदारी मेरे साथ नहीं है, आज मैं अकेली ही हूँ। जो आपको फाइनल सेटलमेंट के टाइम पर अमाउंट मिला था 30 लाख, आपने उसका क्या किया? वो तो ऐसे ही इस्तेमाल हो गया लिटिगेशन में, और एंड ऑफ द डे फैमिली ने ही इस्तेमाल कर लिया उसे। बट मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे वो पैसा चाहिए। आज मैं एक टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं काफ़ी खुश हूँ अपने जॉब में। अभी मेरे लाइफ में एक सुकून है, क्योंकि मैं जो करना चाहती हूँ अभी कर पा रही हूँ। बच्चों के साथ रहती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उन्हें पढ़ाकर। आप ऐसे केसेस में अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं। पहले पैरामीटर काफी लिमिटेड थे, कोर्ट्स इतनी लिबरल नहीं थी। अब ऐसे केसेस को देखते हुए
कोर्ट्स भी क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसे केसेस की वजह से जो हमारा मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसको काफी डेंट पहुंचता है, इसलिए आजकल लोग लिव इन रिलेशनशिप को ज्यादा महत्व देते हैं। थैंक यू सो मच शिप्रा जी कि आप आए और आपने सारा इंसिडेंट हमको अपना बताया। शायद लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाएगा और आई विश की भी आपकी मनोकामनाएं वो आपकी पूरी हो। थैंक यू सो मच।